नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन पर इस चैनल के सभी लेटेस्ट वीडियोस अपडेट प्राप्त करने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है डिसीजन ट्री। मेनली हमने सुपरवाइज्ड लर्निंग के बारे में डिस्कस किया था। सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है, किस प्रकार से वर्क करती है। तो डिसीजन ट्री एक सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो मेनली डिसीजन ट्री से अपने मीनिंग ऐसे समझ सकते हैं कि डिसीजन ट्री एक ट्री फॉर्मेट स्ट्रक्चर होगा जिसके अंदर मेनली अपने जो अलग अलग लेवल्स के डिसीजंस हैं उनको इसके अंदर प्रीफर करेंगे। तो किस प्रकार से देखो, एक टेबल के जो डेटा होते हैं उनको हम डिसीजन ट्री के अंदर कन्वर्ट करेंगे, किस प्रकार से डिसीजन ट्री मेथड वर्क करेगा और क्या इसका न्यूमेरिकल एग्जांपल होगा। ठीक है, तो इन सभी चीजों को हम डिस्कस करेंगे अभी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, डिसीजन ट्री होती क्या है। डिसीजन ट्री इज यूज्ड फॉर प्रिडिक्टिव डेटा माइनिंग। ठीक है, एक तो डिसीजन ट्री किस लिए यूज की जाती है, मेनली प्रिडिक्शंस के लिए, प्रिडिक्टिव डेटा माइनिंग्स के लिए यूज की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिडिक्शंस जो है वो इम्पोर्टेंट है और डेटा माइनिंग के अंदर जो डेटा के प्रिडिक्शंस किए जाते हैं तो उनके लिए डिसीजन ट्री एक इम्पोर्टेंट मेथड है। ए डिसीजन ट्री इज ए फ्लो चार्ट लाइक ट्री स्ट्रक्चर। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर में जिस प्रकार से हम ट्री पढ़ते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी ट्री एंड एवियल ट्री, अलग अलग टाइप की जो ट्रीज हम पढ़ते हैं, तो उसी प्रकार यहाँ पे ये भी डिसीजन ट्री भी एक फ्लो चार्ट होता है जो कि ट्री स्ट्रक्चर की तरह ही दिखता है। ठीक है, वेयर ईच नोड डिनोट्स ए टेस्ट। प्रत्येक नोड यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेगा, प्रत्येक नोड यहाँ एक टेस्ट को रिप्रेजेंट करने वाला है। ठीक है, जैसे मान लो इस टाइप की कोई ट्री बनती है। ठीक है, जैसे ये आपकी ट्री बन गई है, देर इज मैनी ब्रांचेस, जरूरी नहीं है आप 2 ही ब्रांचेस यूज करो, वो रिस्ट्रिक्शन बाइनरी ट्री में होती है। तो यहाँ पे मल्टीपल आपकी ब्रांचेस भी हो सकती हैं। ठीक है, वो डिपेंड करेगा टेबल्स के एट्रीब्यूट में। तो इस प्रकार से आप ट्री फॉर्मेट जो है वो यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं। और ये जो जितने भी नोड्स हैं, ये जो नोड्स हैं ये पर्टिकुलर टेस्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे कंडीशंस जो है वो परफॉर्म की जानी है। ठीक है, ऑन एन एट्रीब्यूट वैल्यू, टेस्ट किस पे परफॉर्म किया जाएगा, एट्रीब्यूट वैल्यूज पे, जो भी हमारा कॉलम होगा उस कॉलम्स पे टेस्ट जो है परफॉर्म किया जाएगा। मान लो हमारे पास किसी टेबल के अंदर 6 कॉलम्स हैं, तो 6 कॉलम्स में से एक तो हमारा टारगेट कॉलम रहेगा जिसके ऊपर हम डिसीजन ट्री कैलकुलेट करने वाले हैं। बाकी बचे हुए जो 5 हैं उनको हम डिसीजन ट्री ड्रॉ करेंगे। तो उसके अंदर जो भी नोड आएगा, कुछ उन 500 में से एक रूट नोड बनेगा, बाकी लीफ नोड बनेंगे। ठीक है, तो वो मेनली डिसाइड किया जाएगा एट्रीब्यूट की जो वैल्यूज हैं उन वैल्यूज के अकॉर्डिंग। हम वैल्यू कैलकुलेशन करेंगे प्रत्येक कॉलम के लिए और जिसकी वैल्यू हाईएस्ट आएगी उसको हम रूट के लिए चांस देंगे। ठीक है, ईच ब्रांच प्रेजेंट्स एन आउटकम ऑफ द टेस्ट। प्रत्येक ब्रांच जो है वो उस टेस्ट के आउटकम यानी आउटपुट को रिप्रेजेंट करती है। जैसे ये फर्स्ट वाला जो रूट नोड है तो इसके 3 डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट्स हो सकते हैं अगर आगे 3 नोड कनेक्टेड है। तो इन 3 जो डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट्स हैं, इन आउटपुट्स पे फर्दर कोई कंडीशन लगाई जाएगी जो कि नेक्स्ट एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने क्लासिफिकेशन में बी preceded by relevance analysis in order to remove attributes that do not contribute to the derivation of the model from the classification process। अब जरूरी नहीं है कि अगर टेबल के अंदर 5 कॉलम्स हैं तो 5 के 5 कॉलम्स उस ट्री के अंदर पार्टिसिपेट करें।
है ना। ये कोई कंपलसरी नहीं है। जो रिलेवेंस होंगे, जिनकी रिक्वायरमेंट होगी, वो पार्टिसिपेट करेंगे, बट कुछ कॉलम्स इसमें पार्टिसिपेंट नहीं भी करेंगे। तो यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन टेक्निक जो है वो यूज करने वाले हैं। डिसीजन ट्री अप्रोचेज आर यूज्ड बिकॉज ऑफ देयर अंडरस्टैंडेबिलिटी। मेनली क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि ट्री फॉर्मेट समझने में जो है कि आसान होते हैं, सबसे इजी होते हैं। उसमें पर्टिकुलर हायरार्की पता लग जाती है हमें कि क्या क्या टेस्ट परफॉर्म किए जाने हैं और क्या रिजल्ट आने पे फाइनल आउटपुट क्या आएगा। ठीक है। ये छोटा सा अपने एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जिसको मेनली अंडरस्टैंड करते हैं हम। देखो यहाँ पे 4 कॉलम्स हैं टेबल के अंदर। ठीक है। एक तो आपकी ट्रांजैक्शन आईडी है, एज है, कार टाइप है और क्लास है। ठीक है। मेनली यहाँ पे हम डिसीजन ट्री वाया कैलकुलेशन नहीं कर रहे, बस सिंपली ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है। हम एग्जाम्पल के अंदर पूरा देखेंगे हम किस प्रकार से कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, है ना। यहाँ पे हम सिर्फ सिंपली इसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो यहाँ पे देखो, एक कॉलम हमें एज ए टारगेट कॉलम लेना होता है, टारगेट एट्रीब्यूट लेना होता है। तो यहाँ पे मैं क्लास को टारगेट एट्रीब्यूट ले लेता हूँ। टारगेट एट्रीब्यूट का मतलब है कि आप एक्चुअली क्या फाइंड करना चाह रहे हो, है ना। तो यहाँ पे हम इस डेटा से ये फाइंड करना चाह रहे हैं कि एक्चुअली क्या एज का पर्सन है और किस टाइप की फैमिली से बिलोंग करता है। तो उसकी जो क्लास है वो क्या होगी, हाई होगी, लो होगी या क्या होगी। ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम टारगेट एट्रीब्यूट ले लेते हैं। ठीक है। जिसके अंदर 2 टाइम्स लो आया है, बाकी हाई है। ठीक है। 4 टाइम्स हाई है। ओके। तो यहाँ पे सिंपल सा एक रिप्रेजेंटेशन शो हो रहा है। एक कंडीशन दे दी, फर्स्ट एज लेस देन 27.5। एज जो है वो अगर 27.5 से कम है तो इसका मतलब उसकी जो क्लास है कार की वो हाई है। ठीक है। गाड़ी जो है वो हाई क्लास की गाड़ी है। ठीक है। और अगर एज इससे ज्यादा है तो एक्चुअली हम प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? देखो इसका रीजन मैं बताऊं। यहाँ पे क्या कंडीशन दे रखी है? एज लेस देन 27.5। कहाँ कहाँ 27.5 से कम है? 1, 2 और 3। ठीक है। 3 ही हमारे पास टपल्स ऐसी हैं जहाँ पे एज जो है वो 27.5 से कम है। आप इन तीनों की क्लास देख लीजिए, तीनों की क्लास आपको हाई मिलेगी। तीनों की क्लास हाई है, इसलिए चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर एज इससे कम है तो सिंपली हम डिफाइन कर देंगे उसके पास क्लास जो है, कार जो है वो हाई क्लास की है। बट अगर एज इससे ज्यादा है तो हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हाई क्लास है कि लो क्लास है। क्यों? क्योंकि 43 पे हाई क्लास है, 68 पे लो क्लास है, 32 पे भी लो क्लास है ना। तो यहाँ पे हम एक्चुअली डिसाइड नहीं कर पा रहे। ठीक है। इसलिए हमें दूसरे वाले कॉलम की रिक्वायरमेंट रहेगी। यहाँ पे हमने कॉलम कौन सा यूज किया? यहाँ पे हमने एज यूज किया। एज के बाद हमारे पास कौन सा बचता है? कार टाइप्स बचता है। तो अब इस कार टाइप्स का हम इसमें हेल्प लेंगे, जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि किसके पास हाई लेवल है और किसके पास लो लेवल क्लास है। ठीक है। तो सेकंड कंडीशन मैंने कार टाइप पे लगा दी कि कार टाइप जो आपका है वो एक्चुअली बिलोंग्स करता हो स्पोर्ट्स से। उस कंडीशन में जो है आपकी क्लास जो है वो हाई हो जाएगी। ठीक है। तो देख लो स्पोर्ट्स से कहा, यहाँ पे देखो एक तो अपना ये स्पोर्ट्स से बिलोंग कर रहा है तो स्पोर्ट्स पे हाई है, और तो कोई स्पोर्ट्स पे है ही नहीं जिसकी एज 27 से बड़ा है, तो ये डायरेक्टली हाई क्लास हो जाएगा।
और जो बाकी दो बच गए जिनकी स्पोर्ट्स से बिलोंग नहीं करता हो, वो दोनों के दोनों लॉ से बिलोंग करते हैं, इसलिए इनकी क्लास लॉ होगी। तो ये फाइनली ट्री जो है वो यहाँ पे ड्रॉ कर दी गई है। इसी को अपने डिसीजन ट्री बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने सिंपली ड्रॉ कर दिया। मैंने अपने हिसाब से पहले एज का कॉलम ले लिया, फिर कार टाइप ले लिया, एज कॉलम के अकॉर्डिंग जितना आइडेंटिफाई उतना एज के अकॉर्डिंग कर दिया। जब एज के अकॉर्डिंग हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो एज से आगे हमने कार की टाइप ले ली, सेकंड कॉलम। ठीक है, ये अपनी मर्जी से हमने ले लिया। बट ऐसा अगर अपने न्यूमेरिकल टॉपिक जो अपने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो उसमें ऐसा नहीं होगा। उसमें हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी और उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग पता चलेगा कि रूट नोड किसको लेना है। ठीक है, और सेकंड पे किसको लेना है, थर्ड पे किसको लेना है ना। हायरार्की जो है वो किस बेस पे आएगी। देखो यहाँ पे ये मेनली आया हमारे पास कंक्लूजन एज 40। हम ये टेस्ट केस दे रहे हैं हम चेक करने के लिए कि एक पर्सन है जिसकी एज 40 है, कार टाइप फैमिली है, तो उसकी क्लास क्या होगी। तो क्या इस ट्री को देख के हम बता सकते हैं क्या होगी। चलो मैं एक बार ट्री को देखकर कोशिश करता हूँ। देखो सबसे पहले एज क्या है, 40। तो इस तरफ तो हम जा ही नहीं सकते क्योंकि इधर तो 27.5 से कम वाले जाएंगे। हम इस तरफ जाएंगे। ठीक है, हम इस तरफ जाएंगे क्योंकि एज जो है वो 40 से ऊपर है। ठीक है, यहाँ जब पहुंच गए तो यहाँ चेक करने वाले में क्लास टाइप जो है वो फैमिली है। ओके, क्लास टाइप जब स्पोर्ट्स होगी तब हम इधर जाएंगे। तो यहाँ क्लास टाइप स्पोर्ट्स तो है नहीं, क्लास टाइप फैमिली है। फैमिली है तो ऑब्वियसली हमें इधर जाना पड़ेगा। इधर जाना पड़ेगा तो हमारी क्लास की टाइप कौन सी हो जाएगी, लो हो जाएगी। ठीक है, तो यही डिसीजन ट्री का वर्क होता है। मेनली डिसीजन ट्री बनाने का यही पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि हम इजीली डिसीजंस ले सकें किसी भी वे को फाइंड करने के लिए, किसी भी फाइनल प्रिडिक्शन को फाइंड करने के लिए। अब यहाँ पे ये प्रिडिक्ट करना था कि इसकी क्लास क्या होगी, तो इस प्रिडिक्शन के लिए हमने कंडीशन चेक की और हमने एक पाथ चूज किया और हम डायरेक्टली यहाँ से कहाँ पहुंच गए, लो पे पहुंच गए। ठीक है, यहाँ पे देखो कुछ और क्राइटेरिया यहाँ पे दिए गए हैं। देखो जैसे फर्स्ट एक कंडीशन दी गई है, ये भी टेस्ट केसेज ही हैं, हमें केवल टेस्ट करना है अलग अलग। ये मान लो ये आपके जैसे मैंने सुपरवाइज लर्निंग में आपको ट्रेनिंग सेट्स और टेस्ट सेट्स के बारे में बताया था ना, तो मेनली ये जो डेटा है ना, ये डेटा क्या था, ये डेटा मेनली ट्रेनिंग सेट था। ठीक है, और ये जो है एज 40 और ये टेस्ट केसेज है। तो ये भी सारे टेस्ट केसेज हैं, वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कौन सा टेस्ट केसेज किस प्रकार से वर्क करता है। देखो देखो सबसे पहले एज ग्रेटर देन 27.5। ठीक है, सॉरी लेस देन, एज लेस देन 27.5। देन डायरेक्टली हम किसको प्रिडिक्ट करेंगे, क्लास हाई को। ठीक है, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 27.5 एंड कार टाइप स्पोर्ट्स देन हाई। ठीक है, तो ये सभी कंडीशंस को यहाँ पे सेटिस्फाई किया जा रहा है। एज ग्रेटर देन 27.5 एंड कार टाइप नॉट इक्वल टू स्पोर्ट्स, देन यहाँ पे ये हाई गलत लिख दिया, ये लो होगा। ठीक है, दैट इज लो। ये कंडीशन इस प्रकार से वर्क करेगी। ठीक है, अगर 27.5 से एज ज्यादा है और कार टाइप जो है वो स्पोर्ट्स नहीं है, देन ऑब्वियसली वो लो क्लास का होगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे, है ना। एक एग्जांपल है, आई होप आप लोगों को विजिबल होगा एग्जांपल। देखो इसके अंदर
एक टेबल ली गई है, डेटा टेबल, और डेटा टेबल यहाँ पे मेनली कॉलम्स डिफाइन कर रही है, एज, कंपटीशन, टाइप एंड प्रॉफिट। तो हमारा सबसे पहला काम क्या था? हमारा सबसे पहला काम था टारगेट एट्रीब्यूट को सेलेक्ट करना। तो यहाँ प्रॉफिट हमें प्रेडिक्ट करना है, प्रॉफिट हमारा टारगेट एट्रीब्यूट रहने वाला है। ठीक है, प्रॉफिट इज आवर टारगेट एट्रीब्यूट। मैं यहाँ पे टी लिख देता हूँ। ठीक है, ये हमारा टारगेट एट्रीब्यूट रहेगा। ठीक है, इसमें हमें जो टारगेट एट्रीब्यूट जो है उसका हमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, IG, ये फॉर्मूला आप देख रहे हो, IG इंफॉर्मेशन गेन। ओके, इंफॉर्मेशन गेन सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन गेन का देखो फॉर्मूला क्या है, P माइनस P डिवाइड बाई P प्लस N log 2 के अंदर हम इसको वापस पुट करेंगे, P डिवाइड बाई P प्लस N माइनस N बाई P प्लस N। एक बार P ऊपर आएगा, एक बार N ऊपर आएगा। ठीक है, और वही log 2 और इसको log के टर्म में हम रख देंगे। अब ये P और N क्या है ना? तो प्रॉफिट के अंदर आपके जो भी वेराइटीज हैं वो हम एज ए P और N यहाँ पे लेकर चलेंगे, है ना? तो इसमें से किसी को भी आप P मान सकते हो, किसी को भी आप N मान सकते हो। ठीक है, ये मैं मान लेता हूँ इस प्रकार से कि जितने भी डाउन है वो सारे P हैं, जितने भी अप हैं वो सारे N हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमने वैल्यू पुट की इंफॉर्मेशन गेन फाइंड करने के लिए। इंफॉर्मेशन गेन हम फाइंड कर रहे हैं, ये माइनस माइनस दोनों थे, यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे माइनस था, ये मैंने कॉमन ले लिया बाहर। ठीक है, इतनी मैथ सबको आती है, कोई दिक्कत नहीं, ये कॉमन ले लिया। फिर मैंने वैल्यूज रख दी, तो यहाँ पे P डाउन भी 5 है, N भी 5 है, तो P और N दोनों की वैल्यू 5 है। तो जस्ट फॉर्मूले में हमें वैल्यू रखनी है, तो 5/10 एंड log 2 5/10 प्लस 5/10 log 2 5/10। ठीक है, और इसको सोल्व करने के लिए इजीली आप लोग, वैसे तो मैथ सबको आती है, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। देखो, ये तो आपका 0.5 हो गया, यहाँ पे आएगा आपका log 2 1/5। ठीक है, log 2 यहाँ आ जाएगा आपका 1/5, सॉरी 1/2, नॉट 1/5, 1/2। तो मेनली 1 जो 2 होता है उसको आप 2 की पावर माइनस भी लिख सकते हो, है ना? है ना, डिवाइड से अगर आप ऊपर ले जाओगे तो पावर माइनस में हो जाएगी, है ना? ये सबको आता है। तो यहाँ मैंने यही किया है, देखो यहाँ पे 2 की पावर -1 लिख दिया है, यहाँ पे भी 2 की पावर -1 राइट कर दिया। तो अब 2 की पावर यहाँ पे +1 और यहाँ पे -1, तो ये मेनली आपका जो है वो इजीली सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 0.5 बच जाएगा और यहाँ से भी 0.5 बच जाएगा, यानी ये टर्म जो है वो पर्टिकुलर 1 हो जाएगी। ठीक है, ये टर्म जो है आपकी 1 हो जाएगी, इसका भी 1 हो जाएगा और इसका भी 1 हो जाएगा। तो 1 इंटू 0.5 0.5 रहेगा, 1 इंटू 0.5 0.5 रहेगा। तो मेनली ये फाइनली हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक है, ये माइनस में आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि पावर यहाँ पे माइनस में है। ये 1 जो आ रहा है वो माइनस का 1 आएगा, इस माइनस के चिन्ह को थोड़ा सा आप ध्यान में रखना, है ना? ये जो 1 आएगा वो पावर माइनस में होने की वजह से आपका -1 आएगा। तो -1 जो है फिर -5 -0.5 जुड़ के 1 हो जाएंगे माइनस का, और एक 1 आपके पास पहले से बाहर कॉमन लिया हुआ था, तो ये 1 आ जाएगा। तो मैथमेटिक्स है, इसको तो आप सोल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो फाइनली हमारे पास इंफॉर्मेशन गेन जो है वो 1 आ गए। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन गेन 1 आ गया है। ठीक है, अब हम चेक करने वाले
कि इन तीनों में से ट्री का रूट नोड कौन बनेगा, एज, कंपटीशन या टाइप, तीनों में से रूट नोड कौन बनेगा, किसको रूट नोड बनाएंगे, है ना। तो इनके लिए हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी एंट्रोपी। ई स्टैंड फॉर एंट्रोपी, और एंट्रोपी का फॉर्मूला है पी आई प्लस एन आई, पी प्लस एन आई, पी आई एन आई। सिंपली ज्यादा कुछ नहीं है, मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूं। जैसे एज की मैं बात करता हूं, तो एज के अंदर मेनली कितनी वेराइटीज हैं, ओल्ड है, मिड है, न्यू है, 3 वेराइटीज है। तीनों के लिए हम कैलकुलेट करेंगे और तीनों का सम कैलकुलेट करेंगे, इसलिए आपका यहाँ पे है समेशन फंक्शन। ठीक है, ये ज्यादा कुछ नहीं है, ये आपका इंफॉर्मेशन गेन है सभी का। सबसे पहले ओल्ड का इंफॉर्मेशन गेन निकालेंगे, मिड का इंफॉर्मेशन गेन निकालेंगे और न्यू का इंफॉर्मेशन गेन निकालेंगे, और उनकी प्रोबेबिलिटी से उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये है मेनली इनकी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब ये टोटल कितना है, 3 4 एंड 3, ओके, टोटल 10 है। तो ओल्ड की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, 3/10, मिड की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, 4/10, और न्यू की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/10, है ना। तो ये सिंपल मैथ्स है, ये तो आप लोगों को आनी चाहिए। तो मेनली हम कैलकुलेट करने वाले एंट्रोपी। तो सबसे पहले मैं कॉलम एज के लिए एंट्रोपी कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो एज के लिए सबसे पहले मैं एक टेबल बनाऊंगा। देखो, ये हमने एज कॉलम यहाँ पे ले लिया। आउटपुट्स मेरे क्या होंगे, आउटपुट्स यहाँ पे 2 ही होंगे टारगेट एट्रीब्यूट के अंदर, डाउन और अप। तो यहाँ पे आउटपुट कॉलम्स जो है वो डाउन और अप रहेंगे, इनको हम कॉलम्स में लेंगे। और जो हमारे एज कॉलम के जो एट्रीब्यूट्स हैं, ओल्ड, मिड और न्यू, इनको हम रो के अंदर लेंगे। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ओके, टेबल को फिल करते हैं। सबसे पहले ओल्ड पे डाउन कितनी बार है, ओल्ड 3 बार है, और डाउन भी इनके ऊपर 3 टाइम्स है। तो ओल्ड पे डाउन 3 टाइम्स, अप 0 टाइम्स, मिड पे डाउन 2 टाइम्स और अप भी 2 टाइम्स, है ना। मिड पे डाउन भी 2 बार आया और अप भी 2 बार आया। न्यू के ऊपर डाउन 0 टाइम्स, ठीक है, एंड अप जो है वो 3 टाइम्स। तो ये टेबल इसलिए बनानी जरूरी है कि जब आप इंफॉर्मेशन गेन इसका फाइंड करो तो आप इजीली फाइंड कर सको, कंफ्यूजन ना हो, है ना। वैसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस जस्ट इंफॉर्मेशन गेन के लिए वैल्यूज जो है वो हमें सेपरेट करनी होती है। तो अब इंफॉर्मेशन गेन 1 बाय 1 सबका कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले ओल्ड, देन मिड एंड देन न्यू। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज फटाफट पुट कर दो। हमारे पास ओल्ड की वैल्यू टोटल 3 है, तो यहाँ पे 3/3 लॉग के अंदर पुट कर दो, 0/3। ये देखो, ये डाउन और अप दोनों के लिए ध्यान रखना। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले को जब आप यूज करोगे ना, पी और एन वाले को, तो ये पी बन जाएगा और ये एन बन जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, डाउन हमारा पी था, डाउन हमारा पी था, अप हमारा एन था, अप हमारा एन है। ठीक है, वही चीज मैंने यहाँ पे पुट कर दी। तो डाउन 3 है, तो पी की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगी। 3 यहाँ पे पी प्लस एन, 3 + 0 3 हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, आप लोग सब रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फॉर्मूले में, इसी फॉर्मूले में रखा है इन्फॉर्मेशन गेन वाले में। फॉर्मूले में वैल्यू हमने पुट कर ली इन दोनों को, किसको, 0 और 3 को। पी की वैल्यू 3 है और एन की वैल्यू 0 है, दो ही वैल्यू हमें पुट करनी है। और पुट करने के बाद हमारा रिजल्ट जो आया वो आया 0। 0 को मैं उसकी प्रोबेबिलिटी से कैलकुलेट करूंगा। ओल्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/10, 3/10 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आया 0। तो ये हमारे पास एंट्रोपी आ गई 0 ओल्ड की। और अगर मिड की हम बात करें तो देखो, मिड की एंट्रोपी हम वैल्यू रखेंगे, पी की वैल्यू हमारे पास 2 है और एन की वैल्यू भी हमारे पास 2 है। ठीक है, तो वैल्यू पुट करने के बाद रिजल्ट हमें मिलने वाला 1।
और 1 को हम इसकी प्रोबेबिलिटी से कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 4/10 है प्रोबेबिलिटी, तो 4/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास रिजल्ट जो है वो 0.4 आने वाला है। इसी प्रकार न्यू की अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो देखो न्यू के अंदर आपकी पी की वैल्यू 0 रहेगी, और इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ। ओके, न्यू की अगर हम बात करें एंट्रोपी ऑफ न्यू की, तो न्यू की एंट्रोपी के अंदर हमारी वैल्यू जो है वो यहाँ पे 0 रहने वाली है पी की, तो और क्यू की जो है वो हमारे सॉरी एन की जो है हमारे पास 3 रहने वाली है। तो फटाफट वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो, इसका आंसर भी 0 आने वाला है। ठीक है, 0 को हम प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 3 टाइम्स न्यू आया तो ऑब्वियसली हमारे पास 3/10 होने वाली है, बट 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा। ठीक है, फाइनली हम फंक्शन यूज करते हैं समेशन, तो सम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.4। तो एज जो कॉलम है उसकी एंट्रोपी हमारे पास क्या आ गई है, 0.4 आ गई है। ठीक है, एंट्रोपी निकालने के बाद हम निकालते हैं फाइनल गेन। गेन का फॉर्मूला क्या है, इंफॉर्मेशन गेन माइनस एंट्रोपी। तो हमारे पास टारगेट एट्रीब्यूट का इंफॉर्मेशन गेन क्या आया था, 1 आया था, और 1 में से हमें माइनस करना है एंट्रोपी ऑफ एज, एज की एंट्रोपी आई है हमारे पास 0.4। तो इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.6। ठीक है, तो ये मेनली लॉग को सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप सब इससे फैमिलियर हो, सब मैथ्स पढ़ के आए हो। मेनली यहाँ पे हमने फाइनली जो एज कॉलम है उसके लिए कंप्लीट कैलकुलेशन परफॉर्म कर ली। अब ये सेम कैलकुलेशन कंपटीशन के लिए भी करनी है, टाइप के लिए भी करनी है। कौन सी वाली, ये वाली। ठीक है, ये वाली कैलकुलेशन हमें दोनों कॉलम्स के लिए परफॉर्म करनी है। ठीक है, टारगेट एट्रीब्यूट की जो थी वो तो सेम ही रहने वाली, इसको तो हमें नहीं करना, इसको तो हमें एक ही बार कैलकुलेट करना है, बट ये वाली कैलकुलेशन जो है वो हमें प्रत्येक कॉलम के लिए करनी पड़ेगी। तो अब कंपटीशन के लिए भी इस टाइप की टेबल हम बनाएंगे और कैलकुलेट करेंगे, इंफॉर्मेशन गेन निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी से कैलकुलेट करेंगे, और फाइनली उनका सम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये आप मेनली एज कॉलम की तरह ही कैलकुलेशन परफॉर्म कर लेना। यहाँ पे मैं डायरेक्ट इनका गेन लिख दिया है। एज का गेन हमारे पास आया था 0.6। ठीक है, और आप जब कंपटीशन का कैलकुलेट करोगे तो आपके पास फाइनल गेन आएगा 0.124, एंड टाइप जो है कॉलम उसका गेन आपके पास आएगा 0। ठीक है, तो ये तीनों के गेन आपके मेनली आने वाले हैं कैलकुलेशन के बाद। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, टारगेट वैल्यू का इंफॉर्मेशन गेन हमारे पास पड़ा ही है, कोई दिक्कत नहीं। मेनली सबसे हाईएस्ट गेन किसका है, एज का है। एज का है तो सबसे जो रूट नोड है टॉप पे वो हमारा एज होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एज को पुट कर दिया रूट नोड के अंदर। ठीक है, अब एज के ऊपर हमारा आउटपुट जो प्रॉफिट है उसके अंदर हमारा डाउन और अप दो एट्रीब्यूट्स हैं, है ना, दो वेराइटीज है हमारे पास। तो एज के अंदर हमारे पास 3 वेराइटीज है, तीनों को मैं सेपरेटली यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। एक ये है, एक ये है, और एक ये वाले है। ये 3 वेराइटीज है, और यहाँ पे हमारे पास 2 वेराइटीज है, या तो डाउन है या अप है। तो सबसे पहले मैं ओल्ड पे चेक करता हूँ। ओल्ड पे तीनों की तीनों क्या है, डाउन है। ओल्ड पे आप तीनों देख सकते हो, ओल्ड पे तीनों के तीनों हमारे पास डाउन है। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, और ये आपका थर्ड वाला। ठीक है, तीनों के तीनों डाउन है। तो अगर एट्रीब्यूट तो हमारे तीनों लेने पड़ेंगे, ओल्ड, मिड और न्यू मैंने तीनों ले लिया। तो ओल्ड पे हम डायरेक्ट क्या रिप्रेजेंट कर देंगे,
ऑल्ड पे हम डायरेक्ट डाउन रिप्रेजेंट कर देंगे, बिकॉज ऑफ तीनों के तीनों ऑल्ड जो है उनके ऊपर हम क्या देख रहे हैं, टारगेट एट्रीब्यूट के अंदर तीनों के तीनों ऑल्ड के अंदर हम डाउन देख रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे डाउन जो है वो परफॉर्म किया जाएगा। अब नेक्स्ट की बात करता हूं मैं न्यू की। न्यू के ऊपर मैं क्या देख रहा हूं, तीनों के तीनों न्यू की अगर हम बात करें तो देखो तीनों के तीनों न्यू के ऊपर मुझे अप मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों जो न्यू है उनके लिए अप आ जाएगा। बट जब हम मिड की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे दो मिड्स पे, चारों मिड के ऊपर से दो मिड पे डाउन आ रहे हैं और दो मिड पे अप आ रहे हैं। तो यहाँ आपको फर्दर कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट है, यहाँ आपको और कैलकुलेशन करना पड़ेगा, डायरेक्टली आप डिफाइन नहीं कर सकते। तो उसके लिए फिर मैं नेक्स्ट कॉलम लूंगा। नेक्स्ट कॉलम इन दोनों में से अब किसको लेंगे, दोनों में से गेन किसका ज्यादा है, ऑब्वियसली कंपटीशन का ज्यादा है ना, 0.124 है और इसका 0 है, तो मैं यहाँ पे कंपटीशन नाम के कॉलम को यहाँ पे लेने वाला हूँ नेक्स्ट। तो ये यहाँ पे आपका कंपटीशन कॉलम आ गया। अब कंपटीशन कॉलम की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे कंपटीशन वाले कॉलम के अंदर हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो 4 मिड वैल्यूज थी उसके ऊपर मेनली यहाँ पे कंपटीशन के अंदर दो वैल्यूज है, यस और नो। तो एक ब्रांच मेरी यस हो जाएगी और एक ब्रांच मेरी नो हो जाएगी। जिस प्रकार एज में 3 वेराइटीज थी ना, ओल्ड, मिड और न्यू, तो 3 ब्रांचेज हुई थी। ठीक है, कंपटीशन के अंदर ओनली यस और नो दो ही चीजें हैं, तो यहाँ पे 2 ब्रांचेज हो जाएंगे, यस और नो। अब मैं देखूंगा क्या यस पे दोनों वैल्यूज सेम आ रही है। जी हाँ, यस पे दोनों वैल्यूज डाउन आ रही है। ठीक है, तो ऑब्वियसली यस पे हम किसको परफॉर्म करेंगे, डाउन को परफॉर्म करेंगे। और नो पे दोनों वैल्यू सेम आ रही है क्या, नो पे भी दोनों वैल्यू सेम आ रही है, तो ऑब्वियसली हम नो पे अप को परफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, नो पे अप आ रहा है और यस पे डाउन आ रहा है। हमें टाइप नाम के कॉलम की जरूरत ही नहीं पड़ी, इस कॉलम की हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं हुई। अब अगर आगे भी जरूरत पड़ती तो हम इस कॉलम का यूज करते। जैसे मान लो यहाँ तो जरूरत नहीं पड़ी, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, बट जस्ट मैं आपको एक बार मान लो कि यहाँ पे मेरे पास जो डाउन वाला एक है, यहाँ पे मैं अप कर देता हूँ। ठीक है, इसकी जगह हम एक बार अप मान लेते हैं। अगर ये सिचुएशन होती तो क्या होता। ठीक है, तो देखो यहाँ पे नो पे तो हमारा कंक्लूजन जो है वो सही आता, नो पे तो हमारा अप आ जाता, कोई दिक्कत ही नहीं थी हमें। बट यहाँ यस के अंदर हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता, क्योंकि यस में एक बार डाउन है, एक बार अप आया। ठीक है, अब हमें तीसरे कॉलम की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो वो कॉलम अब यहाँ आएगा और वो कॉलम आपका क्या होगा, वो कॉलम आपका होगा टाइप, है ना। जस्ट एक बार मैं इसके ऊपर ही लिख रहा हूं। ठीक है, ये आपका टाइप नाम का कॉलम जो है वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये आपका टाइप जो है वो यहाँ पे आ गया। अब टाइप के अंदर कितनी वेराइटीज है, टाइप के अंदर 2 वेराइटीज है। ठीक है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ठीक है, तो मैं एक तरफ SW ले लेता हूं, एक तरफ मैं HW ले लेता हूं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जरूरी नहीं है कि सारे के सारे कॉलम पार्टिसिपेट करें, तो वो यही एग्जांपल है कि टाइप या पार्टिसिपेट नहीं कर रहा अकॉर्डिंग टू इस एग्जांपल। हम दूसरा सिनेरियो भी देख लेते हैं, अगर बाय चांस ऐसा हो तो ये इस टाइप से पार्टिसिपेट करेगा। अब देखो एक यस पे
आपका हार्डवेयर है जिसपे अप आ रहा है, एक यस पे आपका सॉफ्टवेयर है जो कि डाउन पे जा रहा है। तो सॉफ्टवेयर वाले को हम किस पे दिखाएंगे? डाउन पे, ठीक है, ये हमारा डाउन हो गया। और हार्डवेयर वाले को हम यहाँ पे किस पे दिखाएंगे? देखो हार्डवेयर वाला किस पे जा रहा है? हार्डवेयर वाला अप पे जा रहा है, तो ये हमारा अप हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे अब तीनों कॉलम्स को हमने यूज कर लिया, ठीक है। अगर ये एक चेंज हो जाता तो शायद ट्री इस टाइप की हो गया। हालांकि कुछ इंफॉर्मेशन गेन और गेन वैल्यूज में भी यहाँ पे अगर ऐसा होगा तो चेंजेस देखने को मिलेंगे, बट जस्ट हम एक सपोज करते हैं कि अगर ऐसा हो तो हमें इस टाइप से नेक्स्ट कॉलम को भी फिर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन दोनों को भी हमें सेपरेटली फिर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेनली डिसीजन ट्री था। तो डिसीजन ट्री के का टॉपिक हमारा फिनिश हुआ। हेलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बने रहें आपके अपने चैनल पॉसिबल नॉलेज के साथ इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। धन्यवाद।